हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 11th क्लास की पॉलिटी की अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो पुस्तक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। न्यायपालिका अपने आप में एक विशाल टॉपिक होता है, लेकिन रिवीजन के हिसाब से यदि हम फास्टली रिवीजन करना चाहें तो किस तरह से हम कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट जीके पेपर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो आरपीएससी है, या टीचिंग एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। पहले जैसे गांव में एक व्यवस्था होती थी पुराने समय में, कि मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई चोरी की बात हो गई, या कोई अदर कोई चीजें हो गई, तो कुछ लोग एक जगह बैठकर और उस विवाद का, झगड़े का क्या करते थे, सुलझाते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था क्या हुई, समाप्त हुई, और न्यायपालिका ने यानी न्यायालयों ने इसका स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया। और वर्तमान में आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो न्यायालय होते हैं वह इस तरह की प्रणाली के द्वारा न्याय करने की प्रक्रिया से, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा किसी भी विवाद का क्या करते हैं, हल करते हैं। तो न्यायपालिका का जो कार्य है वह है कानून के शासन की रक्षा, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेने का कार्य है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। तो आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह है, तो हमारे भारत के संविधान और जनता के प्रति न्यायपालिका जवाबदेह है। आगे हम बात करें, न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। कानून के शासन का भाव, कानून के समक्ष सभी समान हैं। देखिए, जब कभी भी हम संविधान में यह पढ़ते हैं या न्यायपालिका की अवधारणा में हम ये पढ़ते हैं कि कानून का शासन, तो इस बात का अर्थ ये होता है कि कानून किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के न्याय करने की ओर आगे बढ़ता है। ना वो यह देखता है कौन मेल है, फीमेल है, ना ये देखता है कौन किस जाति का है, ना ये देखता है उनका रंग कैसा है। इन सभी भेदभाव से परे सभी को समान भाव से कानून देखता है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र, न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक राजनीतिक दबाव से मुक्त होती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएं, ताकि कार्यों को वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। और भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र रखने का उद्देश्य ये है कि मान लीजिए विधायिका या कार्यपालिका सही ढंग से कार्य नहीं कर रही, तो न्यायपालिका इनके कार्यों पर निगरानी रखते हुए इनके कार्यों पर भी अंकुश लगा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर न्यायपालिका सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें, यह न्यायपालिका का उद्देश्य होता है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर किसी भी प्रकार से वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती है। अब हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। देखिए, सामान्यतः न्यायालय में यह भी परंपरा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, लेकिन भारत में 2 बार ऐसा समय आया है कि ऐसे व्यक्तियों को भी चुना गया है जो वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ताकि न्यायपाल की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बना रहे। अब हम बात करते हैं भारत की न्यायपालिका की संरचना। देखिए, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्चतम स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय।
उसके बाद राज्य का सर्वोच्च जो न्यायालय होता है वह होता है उच्च न्यायालय, जैसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। और देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है वो एक ही है, वह क्या है, सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। उसके बाद आता है जिला न्यायालय और उसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में सर्वोच्च मौलिक क्षेत्राधिकार केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना इसका मौलिक क्षेत्राधिकार है। रिट संबंधी अधिकार, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना भी सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक सवाल से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनना। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय हैं वहां पर यदि कोई न्याय संगत बात नहीं हुई है तो उनकी अपील पर भी उन विवादों को सुनना, उन मामलों को सुनना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। न्यायिक सक्रियता। देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। तो पीआईएल जो डालते हैं, जनहित याचिका जो डालते हैं, वह न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। न्यायिक सक्रियता को वह जारी रखती है और न्यायिक सक्रियता के तहत उसको डाला जाता है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक व्यवहार याचिका भी कहते हैं। तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वह पीआईएल जनहित याचिका के द्वारा की जाती है। विशेषाधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय के, किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। भारत में न्यायिक का मुख्य साधन जनहित याचिका, सामाजिक व्यवहार याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। तो पीआईएल को सुनने का भी कार्य कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, जो विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। बात करें सन 1979 से 80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्ग के लोग आसानी से अदालत की कुछ वर्ग के शरण नहीं ले सकते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने जनसेवा की भावना से भरे नागरिक सामाजिक संगठन, वकीलों को समाज के जरूरतमंद गरीब लोगों की ओर याचिकाएं दायर करने की इजाजत दी। देखिए, ऐसे लोग जो सीधे न्यायालय से नहीं जुड़ पाते थे और न्याय की गुहार करते थे या फिर कुछ संस्थाएं थीं, तो उनके मामलों की सुनवाई भी सन 1979-80 के बाद सर्वोच्च न्यायालय करने लगा है। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका के उत्तरदायी बनने को बाध्य किया गया न्यायिक सक्रियता के द्वारा। तो न्यायिक सक्रियता में ये देखा जाता है कि मान लो कार्यपालिका या विधायिका सही तरह से कार्य नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ पीआईएल जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई करता है और यदि उसको लगता है कि यह बात न्याय संगत है तो उस पर अंकुश भी लगाता है, उनके कार्यों पर अंकुश लगाता है। चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्या है। देखिए, अब हम नकारात्मक पहलू के बारे में बात करते हैं। सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्या है। न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ गया है। न्यायपालिका सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए। लेकिन इन सभी कामों को कौन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका कर रही है। तो वहां पर कार्य की जो अतृप्तता है, उसके द्वारा जो बोझ है वो बढ़ गया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी देरी होती है। सरकार का प्रत्येक अंश एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका और अधिकार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, न्यायपालिका और अधिकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। यह अवधारणा पाई जाती है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत। संघीय संबंधों, केंद्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी न्यायपालिका करती है। जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकार की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में क्या है, धीरे धीरे बढ़ोतरी की है।
अब हम बात करते हैं न्यायपालिका और संसद के बारे में। भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। देखिए, कई बार क्या होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपसी विवाद भी हो जाता है और उनके संबंधों में टकराव भी होता है। संपत्ति के अधिकार को भी न्यायपालिका ने पृथक रूप से किया है, जिससे कि संपत्ति का जो पहले मौलिक अधिकार था, तो न्यायपालिका के द्वारा उसको क्या किया गया है, अलग किया गया है। संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद हो जाता है। इनके मौलिक अधिकार की सीमित नहीं किया जा सकता है। निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून के बारे में भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। देखिए, संविधान एक मूल ढांचा और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायपालिका ने कहा कि वह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर 1973 में इस बात पर निर्णय दिया गया। न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो न्यायालय ने इन निर्णय को क्या रखा है, अपने पास रखा है। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान करना बहुत जरूरी है। संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कई अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगलियां भी उठाई गई हैं। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की भी क्या की है, आलोचना की है। तो देखिए, इस तरह से कुछ विषयों पर विवाद बना रहता है, लेकिन भारत में आज भी न्यायपालिका सर्वोच्च है और वह सही ढंग से कार्य कर रही है और लोगों का उसके प्रति विश्वास है। लोकतांत्रिक अवधारणाओं को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका समुचित रूप से कार्य कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस चैप्टर को थोड़े से समय में हमने रिवाइज किया। रिवीजन के तौर पर यह चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और एक फास्टली यदि हमें समझना है तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और एनसीईआरटी से संबंधित अन्य क्लासेस भी ज़रूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आप जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हो उस प्लेलिस्ट पर आप कई सारी क्लासेस हैं अपलोड की हुई हैं, उनको ज़रूर देखिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।